हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स बहुत ही अवेटेड चैप्टर था जिसको आप बहुत टाइम से पढ़ना भी चाहते थे। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ाने की। तो बिफोर स्टार्टिंग जेनेटिक्स टॉपिक मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी इस टॉपिक के बारे में। देखो, इस टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम काफी ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स के अंदर ही हम कुछ कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके अपार्ट अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस का मेन वेटेज है। देखो, थ्योरी जेनेटिक्स में थ्योरी का कोई वेटेज नहीं होता, हमेशा मेनली इसके अंदर न्यूमेरिकल्स या यूं कह सकते हैं क्वेश्चंस का मेन वेटेज होता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने। तो जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम यहाँ डील करेंगे, बट उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। चलो, पहली बात तो देखो, जेनेटिक्स के पहले पेज पे मेंडल आ गए क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। यू कैन से जेनेटिक्स के बारे में इन्हीं का ही आइडिया सबसे पहले आया था, तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो पहली बात आती है कि जेनेटिक्स होता क्या है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज जेनेटिक्स। देखो, बेसिकली जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है। अगर मैं बोलूं तो भाई बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है जेनेटिक्स जिसके अंदर हम बेसिकली जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। या आप कह सकते हो हम अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, ये आप हो, ठीक है, सपोज करो ये आप हो। ठीक है, अब भाई आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो आप बहुत सारी सेल्स से बने हो। तो इमेजिन करो मैंने आपकी एक सेल बाहर निकाल ली, ये रही आपकी वो सेल। ठीक है, अब सेल है तो भाई सेल के पार्ट्स भी होंगे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को ही मेंशन कर रही हूँ, वो है न्यूक्लियस, ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है, पर अभी हमें इससे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। वील जस्ट फोकस ऑन मेन थिंग, ये रहा, ये है वो मेन चीज। क्या बोलते हैं इसे अपन, क्रोमेटिन। क्या बोलते हो आप इसे, क्रोमेटिन मटीरियल। ठीक, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब सेल डिवाइड नहीं कर रही। यही सेल जब डिवाइड कर रही होती है तो इसको आप ऐसे बनाने की जगह ऐसे बनाते हो। ये स्ट्रक्चर सबका फेवरेट स्ट्रक्चर है, प्यारा सा छोटा सा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब सेल डिवाइडिंग स्टेट में होती है तब तुमको क्रोमेटिन मटेरियल की जगह क्रोमोसोम दिखता है, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तब आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिखता होता है। बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब आता है कि ये बने किसके होते हैं। सो दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ये दो चीजों से मिलकर बना है। आपको पता है, वन इज डीएनए, एक तो होता है हमारा डीएनए और एक होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। एक तो क्या हुआ, डीएनए, और दूसरा हो गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन। अब मेन इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए। डीएनए क्या होता है भाई, पहली बात ये तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यही है जो तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। अगर मैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, डीएनए इसी के अंदर अपन ऐसा सा बना देते हैं, यानी कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम डीएनए बोलते हैं। इन शॉर्ट ये है आपका डीएनए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस डीएनए की एक सेगमेंट होती है, छोटी सी सेगमेंट, जैसे कि मैंने बना ली, ये सेगमेंट हो गई, दिस इज वन सेगमेंट। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए कोड करती है, तो इसको हम बोल देते हैं जीन। समझ आई, डीएनए में की ही एक सेगमेंट जो कि इंफॉर्मेशन के लिए कोड करे, या तुम कह सकते हो प्रोटीन के लिए कोड कर रही है, उसी सेगमेंट को हम बोल देते हैं जीन। तो डीएनए का पार्ट होता है जीन। दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट इसी से किया। आपकी बॉडी की सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन तो बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
इस डीएनए को जब मैं बनाऊंगी तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जब तुम छोटे छोटे सेगमेंट्स देखोगे जो कि एक प्रॉपर प्रोटीन के लिए कोड कर रही है, वो कोडिंग सेगमेंट को ही हम जीन बोल देते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये 4 टर्म्स अपन डील कर चुके, ठीक। अब इनके बारे में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, यू कैन से कि ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया था पहली बार इनके दिमाग में। कौन है ये? मेंडल, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? मेंडल। इनका एक्चुअल नाम है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेंडल के दिमाग में सब बातें कैसे आई, कहाँ से शुरुआत हुई इनकी काफी लंबी जर्नी है जो तुमने पढ़ भी रखी होगी। डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट मैं एक छोटा सा क्लिप दे देती हूँ कि इन्होंने क्या किया। बेसिकली ये कोई प्रॉपर साइंटिस्ट नहीं थे, ही वॉज अ मॉन्क जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक। इनका इंटरेस्ट डेफिनेट, देखो यार ऐसा नहीं है, पूजा पाठ करने वाले हर किसी ना डोंग दतूरा ही नहीं होता। सो ही वॉज अ पर्सन जो रिलीजियस एस्पेक्ट में भी बिलीव करते थे, प्लस साइंटिफिक एस्पेक्ट में भी ही यूज्ड टू वर्क ऑन। इन्होंने अपनी ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसको लेकर वर्क ऑन करना शुरू किया पहली बार मटर के ऊपर, ठीक है। इन्होंने काफी सारी चीजें ली, बट इनका मेन फोकस जिसके कारण अपन आज बेसिकली लॉस पढ़ पाते हैं, वो मेन स्टडी इन्होंने मटर के ऊपर की। मटर का नाम एक्चुअली में क्या होता है बोटानिकल? पाइसम सटाइवम। एक्चुअली में तो मुझे पूरी लाइन में लिखना चाहिए था, बट आई डोंट हैव स्पेस, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। मटर का नाम क्या है? गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। इस गार्डन पी के ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, इसका प्रॉपर डेटा बनाया, और वही एक्सपेरिमेंट डेटा तुम आज भी पढ़ते हो इनके लॉस के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने मटर को ही क्यों चूज किया? तो देखो इन्होंने काफी सारी चीजों पे वर्कआउट किया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार ही मटर उठाई थी, नो, मटर से पहले भी काफी सारी चीजें की थी, बट मटर सेलेक्ट करने का मेन रीजन, इनका कुछ रीजंस थे, वो देखो तुम क्या थे। देखो पहला रीजन था कि मटर जो है, मटर बेसिकली काफी जल्दी ग्रो करता है, तो इसका ग्रोइंग फेज कम था। यू कैन से ये एक एनुअल प्लांट था, तो एक ही साल में आपको फटाफट मटरें मिलती थी। देखो अगर ये किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना शुरू करें जिसका लाइफ स्पैन लंबा है, तो उसको स्टडी करने में काफी टाइम लगेगा। जैसे अगर कोई ह्यूमन को स्टडी करे, तो भाई एक मैं हूं, अप्रोक्सीमेटली 60 साल तक तो जीता ही है इंसान, तो सपोज करो मैं भी 50 ईयर्स तक जी, अब मेरी प्रोजेनी को पढ़ेंगे तो भाई उसको भी 50 साल लगेंगे, तो मतलब काफी टाइम लग जाएगा। तो एक इंसान की प्रोजेनी को ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा। तो एक सिंपल चीज ऐसी लेनी है जिसका टाइम पीरियड कम हो और ज्यादा से ज्यादा आप जनरेशन पढ़ सको। तो यही सेम चीज थी, मटर एनुअल प्लांट है तो फटाफट इनकी प्रोजेनी मिल रही थी। जल्दी प्रोजेनी मिलने का मतलब है आप जल्दी डेटा कलेक्ट कर सकते हो और जल्दी क्रॉसिंग करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रीजन था कि ये बेसिकली एक ऐसा फ्लावर था जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी था और मेल पार्ट भी था। तो ऐसे टाइप के फ्लावर्स क्या होते हैं तुम बताओगे? बाइसेक्सुअल होंगे कि यूनिसेक्सुअल होंगे? चलो मत बताओ, मैं ही बता देती हूँ, बाइसेक्सुअल होंगे। अब बेसिकली ऐसे फ्लावर में दोनों ऑप्शन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कराया जा सकता है एंड क्रॉस भी कराया जा सकता है। जब क्रॉस कराया जा सकता है तो तुम अपनी इच्छा से भी क्रॉस करा सकते हो। जो अपनी इच्छा से क्रॉस कराए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल थी, ठीक है भाई। मेंडल को ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर लगा। तीसरी बात उनको जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि मटर में उनको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिले। समझ रहे हो तुम? इसका मतलब है कि मटर में वो इजीली स्टडी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक मिले जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, वो कैरेक्टरिस्टिक तुमको सामने दिख रहे। तो तीसरा पॉइंट ये था कि मटर में उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली पढ़ने को मिले, उनको लगा कि काफी इजी है एज वेल एज इनका डेटा इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो ऐसे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो मेनली देयर वर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर मेंडल ने वर्कआउट किया, ठीक है। अब ये देख लो तुम, फटाफट देखो थोड़ा स्पीड में चलेंगे अपन, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जितना अपन कर सकते हैं जेनेटिक्स में उतना कर ले। चलो इधर पहला कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया सीड। देखो मेन पार्ट्स के ही उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। तुम देखो सीड, फ्लावर का कलर, पॉड का मतलब होता है ये छिलका, देन स्टेम, इनके बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो अगर मैं बात करूं, पहले स्टेम देख लेते हैं, सबसे कॉमन स्टेम ही यूज किया जाता है। स्टेम का सबसे पहले इन्होंने हाइट देखा, साइज की जगह आप याद रखोगे हाइट, ठीक है। हाइट क्या हो सकती है? देखो हाइट या तो एक प्लांट छोड़ो, इनने देखो एक चीज आप याद रखेंगे, मीडियम वाले कोई चीज नहीं लिए, एक्सट्रीम्स लिए। देखो या तो लंबा या तो छोटा, मीडियम वाली बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि यार मेंडल ने ऐसे क्यों किया, मीडियम वाली तो कुछ बात ही नहीं की, ऐसा क्यों? तो देखो मेंडल ने बिल्कुल एक्सट्रीम्स लिए, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, ठीक, ये 2 टर्म्स दिए।
बीच वाला जो ये पार्ट है ना, मिडिल मिडिल मिडिल, इसको कंसिडर नहीं किया, इसको हम मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ते भी नहीं है। देयर इज नो मीडियोकर स्टेज इन मेंडल। ओके, डायरेक्टली ऐसी सब बातें पढ़ी जाती है या तो मॉडर्न जेनेटिक्स में या कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक, चलो इधर आओ। हाइट की जब हम बात करें, या तो हाइट लंबी हो सकती है, भाई एक प्लांट की हाइट, प्लांट भी छोड़ो, जो वो स्टडी करना शुरू किया उन्हें एक्सट्रीम्स में लिया ना, तो उनने माना कि भाई या तो हाइट लंबी ही हो सकती है, टॉल की जगह, लॉन्ग की जगह टॉल भी ले सकते हो, या हाइट ड्रॉप हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, या तो कोई प्लांट है या तुम हो, एक लंबा ही होगा या छोटा ही होगा, बस बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक, ये हाइट ले ली। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, फ्लावर की क्या पोजीशन है, जो भी फ्लावर है उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब समझते हो, एक तो तुम प्लांट्स देखते हो जिसमें फ्लावर साइड में निकले हुए होते हैं, और एक तुम प्लांट देखते हो जिसका फ्लावर टिप पे ही होता है, बिल्कुल टॉप पे ही होता है। तो उन्होंने दो बोला कि भाई या तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल हो सकती है, एक्सियल का मतलब होता है ऐसे साइड्स में, या फिर वो टर्मिनल हो सकती है। देखो ये टिप पे दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है एकदम टिप पे, और ये तुमको दिख रहा है साइड में, तो या तो फ्लावर की पोजीशन साइड में हो सकती है या टिप पे हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पोजीशंस हैं इनमें एक टर्म आता है डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वो मुझे आपको समझाना है। उसके बाद ही मैं तुमको ये वाला बताऊंगी कि कौन सा पार्ट डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो पहले बस देखते जाओ कैरेक्टरिस्टिक। फिर आओ पॉड। पॉड का मतलब क्या होता है, छिलका। छिलका कैसा होता है, देखो छिलके के अंदर भी उन्होंने कुछ बातें बताई जो से शेप से रिलेटेड थी एज वेल एज कलर से रिलेटेड थी। उन्होंने बोला छिलके का जब तुम कलर देखोगे तो ये एक कलर उनको येलो दिखा और एक उनको ग्रीन दिखा, तो तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है ना। आप इजीली येलो को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इजीली ग्रीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखे। ठीक, फिर उन्होंने बोला इनकी फॉर्म्स कैसी हैं। देखो एक आपको ये इस तरीके का सीधा सीधा दिख रहा है, ये देखो फुल प्रॉपर, और एक बीच बीच में से ना धारी धारी आ रही है, देखो कॉन्स्ट्रिक्टेड में ऐसे धारी धारी मतलब ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा शेप है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। सीधा सीधा फुल शेप है। ठीक, नेक्स्ट आओ फ्लावर के कलर। फ्लावर के कलर उन्होंने दो बोले। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इन्होंने ना उल्टा लिख दिया। फ्लावर के कलर में ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। दो फ्लावर कलर होते हैं, या तो फ्लावर का कलर वायलेट हो सकता है या फ्लावर का कलर व्हाइट हो सकता है, दो चीजें इन्होंने दे दी। ठीक, फिर नेक्स्ट आओ, फिर आगे सीड पे, सीड के शेप पे आएंगे। पहले तो अपन शेप देखो, या तो तुमको गोले जैसा दिख सकता है या थोड़े से ना से झुरीदार दिख सकता है। झुरीदार रिंकल्ड दोनों टर्म्स है। ये झुरीदार अपन देखते हैं कई बार, तुम नोटिस करो कई कई मटर झुरीदार भी आती हैं, तुमने अगर कभी नोट किया हो तो। एक गोल सी दिखती है राउंड वाली, एक झुरीदार दिखती है। फिर उन्होंने कलर देखा कि मटर का दाना या तो येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। अगर तुम इन 7 कैरेक्टरिस्टिक को देखो तो देयर इज प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन ऑल द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी में भी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो इन्हीं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंडल ने कंसिडर किया अपनी एंटायर पूरी रिसर्च के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि भाई मेंडल ने शुरुआत कैसे की, तो उसके लिए अपन को कुछ बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे, तब अपन को समझ आएगा। तो पहला टर्म मैं शुरू करती हूँ जीन से। जीन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, डीएनए, डीएनए की एक सेगमेंट जो कि कुछ कोड करती है। कोड का मतलब यहाँ पे प्रोटीन ही है, तो वो कोड करने वाला सेगमेंट ही क्या होता है, जीन होता है। फिर जीन के साथ एक टर्म आता है अलील, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अलील को समझने के लिए तुमको थोड़ा रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे आना पड़ेगा। देखो अपन कौन से वाले ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेरे अंदर जो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आधे अपने पापा से लिए, आधे अपनी मम्मी से लिए। ये दोनों का ही मिक्सचर हूं मैं। ठीक, मिक्सचर कह लो या कुछ मैंने नई चीजें भी दिखाई, वेरिएशन भी तो दिखाने हैं मुझे। सो बेसिकली क्या होता है, ये रहे किसी के पापा, ये रहे पापा, और ये रही किसी की मम्मी, ये लो। ठीक है, ये लो मम्मी होगी। ये इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपना स्पर्म कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने अपना ओवा कंट्रीब्यूट किया, दोनों का फ्यूजन हो गया और क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात तुमको जो सुननी है, ये टोटल मिला के 46 हुए, तो आधी इंफॉर्मेशन यहाँ से आई है यानी कि 23, और आधी 23 यहाँ से आई है। अब मैं बात करती हूँ, सपोज करो किसी कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझो, कोई भी फीचर तुम ले लो। जैसे सपोज करो मैंने फीचर लिया, क्योंकि मैं मेंडल की बात करूं तो अभी मैं मॉडर्न की बात नहीं करी, मॉडर्न जेनेटिक्स की कोई बात नहीं रही, तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आप सोचेंगे। सपोज करो मैं बात कर रही हूँ बालों के कलर की, बालों के कलर की। इमेजिन करो बालों के कलर सिर्फ 2 ही है। इमेजिन कर लो पूरी दुनिया में बालों के कलर 2 हैं, एक ब्लैक हेयर कलर है, ठीक है, और एक ब्राउन हेयर कलर है, सिर्फ 2 है, और कोई हेयर कलर तुम्हारे दिमाग में अभी नहीं आना चाहिए।
तो इमेजिन करो मैंने दोनों की इंफॉर्मेशन ले ली दोनों से, ठीक, मतलब पापा के सपोज करो ब्लैक बाल है, मम्मी के ब्राउन बाल है, मैंने भाई दोनों की ही इंफॉर्मेशन ली है। अब जब इंफॉर्मेशन को अपन जेनेटिक्स के अंदर लिखते हैं ना, तो आप ऐसे पूरे पूरे ब्राउन ब्लैक थोड़ी लिखोगे। तो मेंडल ने बोला देखो एक आसान तरीका निकालते हैं जिससे अपन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करें। पहले उनने सोचा होगा सिंबल विम्बल बना लेते हैं, फिर उन्होंने सोचा यार सिंबल बनाते बनाते तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। सपोज किसी का सिंबल बना लिया, इमेजिन करो इन्होंने ब्राउन ब्लैक में ना ऐसे कलर ले लेके इमेजिन कर लो सिंबल बना लिए होंगे। फिर इनको लगा यार नहीं मजा नहीं आ रहा, सिंबल्स में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अपन को कुछ और अच्छा वे सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने और अच्छा वे सोचा कि अपन एक काम करते हैं, हमें सबको अल्फाबेट्स पता है, हमको ये भी पता है कि एक अल्फाबेट को आप कैपिटल भी लिख सकते हो, एक अल्फाबेट को आप स्मॉल भी लिख सकते हो। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करूं अपना एंटायर जो भी मैं रिजल्ट लाऊंगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने बोला देखो सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी तुम कैरेक्टर पढ़ रहे हो उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लो, जो भी कैरेक्टर ले रहे हो उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया बी, ठीक, फिर इधर से मैंने ले लिया, ये छोटा ही ले लेती हूँ बी। अभी छोटे बड़े पे कोई नहीं जाएगा, अभी छोटा बड़ा मैं डोमिनेंट रिसेसिव में बताऊंगी। अब देखो तुमने ये इन्फॉर्मेशन इधर ब्राउन वाला पापा से लिया और ये ब्राउन वाला जो है वो मम्मी से लिया, ब्लैक वाला पापा से लिया। तो इमेजिन करो ये इनका डीएनए आ रहा है, ये इनका डीएनए कलर अलग कर देते हैं अपन, ये लो, ये इनका नहीं थोड़ा और कलर, ये लो, ये मम्मी का डीएनए आ रहा है। अभी तुम्हारे पास क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये एंड ये, देखो तुम्हारे पास ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मम्मी वाले के पास ये था, ये इमेजिन करो ये था, और पापा वाले के पास ये था, ये लो, ठीक है ये। अब आपके अंदर जब ये रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये ऐसे पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ये पेयर के फॉर्म में होगा। इट कैन बी एनीथिंग बट इन माय एग्जांपल ये आपके अंदर इस पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पेयर कैसा आया, दिस, और दूसरा आया ये ऐसा पेयर रिप्रेजेंट हुआ, ठीक। तो आपने एक्चुअली में जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म दिखा दिए। जीन आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेयर कलर के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ब्राउन है या ब्लैक है। जब आपने लिया तो आपने एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, तो ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। तो तुम जो पेयर की फॉर्म में एक ही जीन के ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, उसे ही अलील बोलते हैं। अब वो हमारी किस्मत है कि हम वो क्या लेते हैं, हम दोनों से ही सेम ले लेते हैं या हम दोनों से ही अलग ले लेते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंसेस हैं, बट अभी मैं बता रही हूँ तुमको सिर्फ कि किस तरीके से जीन और अलील में डिफरेंस होता है। जीन आप बात कर रहे हैं सिंगल चीज की, आप बात कर रहे हैं जीन एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अभी मैं बात कर रही हूँ एक ही कैरेक्टरिस्टिक के तुमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म ले लिए, एक मम्मी से एक पापा से। अब कुछ भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, चाहे तो ये ऐसा भी लिया जा सकता था जो हम पढ़ेंगे आगे, ये ऐसा भी आ सकता था ये, या फिर ये ऐसा भी आ सकता था, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ना कुछ भी आ सकते थे, ये ऐसा भी आ सकता था, समथिंग लाइक दिस। तो ये बेसिकली आप बात तो एक ही जीन की कर रहे हो ना, जीन तो तुम एक ही बात कर रहे हो, हेयर कलर एक ही जीन की बात चल रही। अब जीन के तुमने क्या फॉर्म लिए वो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, भाई एक तो मम्मी से लोगे, एक पापा से लोगे, और हमेशा आप एक जीन को पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये देखो ये पेयर हो गया 1 2 1 2 1 2, तो ये पेयर की फॉर्म में हो गया। तो अलील का मतलब यही होता है। आई होप तुमको अलील वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। मैंने इसको इतनी देर में इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अलील वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है। सो अलील कुछ भी नहीं है, जो जीन है ये जीन का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म आप जब पेयर में ले रहे हो उसे ही हम अलील बोलते हैं। समझ आ गई, ये दोनों टर्म्स क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने दो टर्म्स कर ली, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। वन इज जीन एंड द सेकेंड वन इज अलील, जीन एंड अलील। अब अपन आते हैं इसी से रिलेटेड टर्म, क्योंकि अपन अलील पढ़ चुके हैं, तो अब हम आते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखो अभी मैंने तुमको जो एग्जाम्पल दिया था सेम कलर्स में मैं यूज करूँ ताकि अपन को याद रहे। एक ये फॉर्म आ सकता है आपके अंदर, ठीक है, चलो एक ये फॉर्म आ सकता है आपके अंदर, ठीक है, और एक फॉर्म ये आ सकता है, ये वाला। कलर चेंज इसलिए करो ताकि तुमको समझ आए। या तो तुम ये फॉर्म ले सकते हो, या तो तुम ये फॉर्म ले सकते हो, या तुम ये फॉर्म ले सकते हो। ये हमारी किस्मत है कि हमारे पास कौन सा फॉर्म आता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप जो भी हो आप इन जीन्स के कारण नहीं हो।
और जीन्स जैसा प्रोटीन बना रहे तुम्हारे अंदर, तुम वैसे ही दिख रहे हो। समझ आई? तो अगर आप अपने मिरर में अपनी इमेज देखोगे तो आपके जो भी फीचर है, रियलिटी में जो भी फीचर है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेस, आप नीचे देखो, आप अपने बाल देखो, आप इंटरनल मैकेनिज्म जो कि नहीं देख सकते फिर भी वो भी इमेजिन करो, ये सब तुम्हारे प्रोटीन्स के कारण हो रहा है। और वो प्रोटीन कौन बनवाते हैं? ये डीएनए। डीएनए में कौन सा पार्ट बनवाता है? जीन बनवाता है। ठीक है, तो ये रहे अपने ऑल्टरनेटिंग फॉर्म। अब देखो, ये और ये एक दूसरे के जैसे ही है, एकदम एक जैसे ही है, सेम सेम दोनों। ठीक, इधर देखो, ये और ये भी एक जैसे ही है, देखो दोनों बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं। तो ये जो सेम सेम वाले होते हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं होमो। होमो वर्ड यूज किया जा सकता है। अब ये दोनों देखो, दोनों डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, तो अलग वालों के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? हेट्रो। अब आता है जाइगस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जाइगस वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जाइगोट। तो भाई इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। देखो, अब ये लास्ट जो पिक्चर है ये तुम्हें समझ आ जाएगी। देखो, ये रहा स्पर्म और ये रहा ओवा। देखा तुमको? ये रहा स्पर्म, ये रहा ओवा। ये जो स्पर्म है वो ये इंफॉर्मेशन लेकर आया, वो ये इंफॉर्मेशन लेकर आया। ठीक है, और ये जो ओवा है वो ये इंफॉर्मेशन लेकर आया। दोनों सेम सेम इंफॉर्मेशन लाए। भाई इनकी इच्छा है कौन सी इंफॉर्मेशन ला रहे। अब हुआ इनका फ्यूजन। देखो, ये इनका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होते ही पहली सेल क्या बनती है? हमेशा जाइगोट। ये बन गया अपना जाइगोट, ये लो बन गया जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर ये खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, तो लो कर दो तुम इनको रिप्रेजेंट। ये लो आ गया कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब तुम देखो, इस जाइगोट में ये दोनों सेम ही आए हैं, तो क्या तुम इन्हें होमोजाइगस कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। होमोजाइगस वर्ड का मतलब ही ये होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब जाइगोट में अगर एक कैरेक्टरिस्टिक के तुमने सेम अलील ले लिए तो भाई तुम होमोजाइगस कंडीशन में हो। अगर तुमने एक कैरेक्टरिस्टिक के बाल के लिए ही तुमने अलग से, मतलब दोनों पेरेंट्स से अलग अलग टाइप ले लिया, तो तुम हेटेरोजाइगस बन जाओगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, होमो और हेटेरो क्लियर हो गया। तो अब देखो, ये कंडीशन सेम है, ये कंडीशन सेम है, तो ये दोनों कंडीशंस कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस। ठीक है, फिर ये कंडीशन डिफरेंट है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? हेटेरोजाइगस। चलो, नेक्स्ट डेफिनेशन क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। इतनी बात क्लियर होगी। अभी तक हमने 4 डेफिनेशंस देख ली, जीन, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब इसके बाद मैं समझाती हूँ नेक्स्ट, दैट इज डोमिनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज रेसेसिव। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि डोमिनेंट और रेसेसिव ना मेंडल के फर्स्ट लॉ से बहुत अच्छे समझ आ जाता है, बट फिर भी हम समझेंगे। देखो, मेंडल ने बोला, देखो यार सिंपल सी बात है ना, अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहती हूँ जो कि बहुत है ना भारी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो खुद को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो मेंडल ने पहले कह दिया, देखो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा चलेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था ब्लैक एंड ब्राउन। मैं कह रही हूँ कि यार बच्चों में ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है, बालों का कलर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक डोमिनेंट हो गया। तो मेंडल ने बोल दिया, देखो सिंपल सा फंडा रखो, जो डोमिनेंट है उसको तुम कैपिटल से रिप्रेजेंट करो, ये लो ये कैपिटल से रिप्रेजेंट करो, जो रेसेसिव है उसको इसके इसी सेम चीज के छोटे वाले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो। यानी कि अगर आपने एक को कैपिटल बी से किया है तो एक को स्मॉल बी से कर दो, तो जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, जो छोटा है वो कौन सा वाला है? वो रेसेसिव है। इतनी बात क्लियर है? अब डोमिनेंट रेसेसिव डिसाइड कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, इसको अपन 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखेंगे। डिसाइड कैसे होता है? होल्ड, कीप ऑन थिंकिंग। ये तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब सोचने वाला बनाना चाहती थी, वो कुछ और ही बन गया, बट स्टिल चलो नेक्स्ट पे आते हैं। वो डिसाइड कैसे होगा मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी रुको, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि पेरेंट जनरेशन क्या होता है, नेक्स्ट F1 जनरेशन क्या होता है, नेक्स्ट F2 जनरेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो F1 जनरेशन पेरेंट वगैरह क्या होते हैं। देखो, जिनका फ्यूजन, जिनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर अपन बात करें आपके पेरेंट्स की, ठीक है, हम आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, ये किसी बच्चे के पापा हैं, ये किसी बच्चे की मम्मी है, ठीक है, ये पापा और ये मम्मी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गैमेट कंट्रीब्यूट किए तो भाई ये पेरेंट होंगे, है ना, इन्होंने अपना स्पर्म कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने अपना ओवा कंट्रीब्यूट किया, तो ये हैं वो जिन्होंने अपना गैमेट कंट्रीब्यूट किया, तो इनको हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन, या पेरेंट जनरेशन ही खाली पेरेंट, ठीक है, इन्हें पेरेंट बोलेंगे।
अब इनके जो बच्चे हो रहे, जैसे हमारे मम्मी पापा के बच्चे कौन है, अपन सब, मतलब अपन सब तो नहीं, मैं, मेरा भाई वगैरह हम जो हैं, ठीक है, ये हुए मेरे पेरेंट्स के बच्चे। फिर आपके पेरेंट्स के बच्चे कौन हुए, आपके जितने भी सिबलिंग्स है, भाई बहन आपके, ठीक, तो ऐसा कुछ हुआ। अब जो भी उनके बच्चे हैं वो सारे उनकी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का मतलब ही क्या होता है, पेरेंट जनरेशन के जो बच्चे हुए हैं वो F1 जनरेशन है। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे, आप लोग, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, थोड़े से कूल से दूध टाइप, ये तो पता नहीं अजीब लग रहा है बट स्टिल, ये आप हो, ये किसी की दीदी वीदी है, ठीक है ना, ये दो ही सिबलिंग होते हैं ज्यादातर आजकल। तो आप लोग क्या हो गए, F1 जनरेशन, यानी कि आप अपने पेरेंट की पहली जनरेशन है। F1 जनरेशन को फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है F2 जनरेशन। अब कभी ना कभी आप भी बड़े होगे, आप भी शादियां करोगे, तो ये लो अपन किसी से शादी करा देते हैं, ये लो इसकी किसी से शादी करा देते हैं, ठीक है, और इस लड़की की भी किसी से शादी करा देते हैं, ये लो, ठीक है। अब इनके जो बच्चे होंगे वो इनकी कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन, ठीक है। इनके जो बच्चे होंगे दे विल बी F2 जनरेशन। अब इसी एग्जाम्पल को बेस्ट है आप अपने दादा दादी पे लेके देखो। दादा दादी पेरेंट जनरेशन, उनके बच्चे पापा, ठीक है, फिर पापा ने किसी से शादी की जो कि डेफिनेटली मम्मी है ना, फिर उनके बच्चे कौन हुए, अपन लोग, ठीक, तो अपन उनकी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हो गए। यानी कि स्टार्ट हमने किया दादा दादी से, दादा दादी पेरेंट जनरेशन बन गए, उनके बच्चे यानी कि पापा उनकी F1 जनरेशन बन गए, पापा के जो बच्चे यानी कि अपन दादा दादी के F2 जनरेशन बन गए। समझ गए तुम? तो कॉन्सेप्ट ये जो F1 F2 का होता है ना, वो पेरेंट के रेस्पेक्ट में होता है। ये नहीं कि तुम इसको फिर पेरेंट मान के फिर इसको मानने लगे, नो, आप पेरेंट किस जनरेशन को मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप F1 एंड F2 जनरेशन बताते हैं। क्लियर है? अगर आप इसको पेरेंट मानते, सपोज इसको पेरेंट मानते, तो ये इनकी F1 जनरेशन होती। क्लियर है? ये पार्ट भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। अब आते हैं मेंडल की एक और डेफिनेशन पे, जो हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। देखो, मोनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वन। मोनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वन। तो मेंडल ने जब सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके पढ़ाई की, जैसे कि सपोज करो किसी के बालों को लेकर ही पढ़ाई की, ओनली एंड ओनली बालों को लेकर पढ़ाई हुई, तो यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ही पढ़ रहे हो आप। तो जब एक कैरेक्टरिस्टिक को मेंडल ने लेकर उसकी स्टडी की, तो उन्होंने उसको बोल दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल दिया उसको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब मेंडल ने एक ही टाइम पे दो कैरेक्टर को लेके स्टडी की, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल दिया इसको। डाई वर्ड का मतलब भी क्या होता है, दो। तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सपोज करो मैं किसी के बाल भी पढ़ रही हूँ, मैं किसी की हाइट भी पढ़ रही हूँ। जैसे मैं मटर के पौधे को पढ़ रही हूँ, तो मटर के पौधे की हाइट भी पढ़ रही हूँ मैं, और मटर के दानों को भी मैं देख रही हूँ। तो एक ही टाइम पे मैं दो कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ, तो दो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है अपन को मोनो डाई का क्या फंडा है? चलो अब बस अपन एक दो डेफिनेशंस और देख लेते हैं, बस अपना फिर खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होता है, बहुत ही इजी है। देखो, पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल, ये याद रखना है। देन जी से जीनोटाइप, जी से जीन। ठीक है, जो दिख रहा है और जो अंदर है वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। कैसे? देखो, अब आ चुका है वक्त जब अपन एक बार डोमिनेंट एंड रेसेसिव को समझ ही ले, तब हमें ये सब भी समझ आएगा। देखो, डोमिनेंट रेसेसिव कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। पहली बात आपको याद रखनी है, जैसे अपन ने ऑप्शंस दिए थे ना, कैपिटल बी, छोटा बी, ये ऑप्शंस दिए थे। तो हम ऐसे, जो हम नहीं, मेंडल कहते हैं कि भाई हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि ये थे अपने पेरेंट, ये लो, मैंने एक पेरेंट ये लिया और मैंने एक पेरेंट ये लिया, यानी कि मैंने किसी के पापा ऐसे वाली कंडीशन में लिए होमोजाइगस, और दूसरी मदर भी होमोजाइगस कंडीशन में ली। ये बात क्लियर होगी, होमोजाइगस होमोजाइगस। अब आप इनके गैमेट बनाओगे, गैमेट बनाने अपन को आते हैं। गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, चीजों को अलग अलग कर देना होता है। यानी कि जो कंडीशन है, भाई ये एक आप इमेजिन करो जाइगोट की कंडीशन में तुमने बताया था, तो तुम्हें गैमेट बनाने तो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इससे एक स्पर्म बनाती हूँ और इससे एक और स्पर्म बनाती हूँ, तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये कंडीशन होनी है, यही होना है।
फिर उधर की साइड भी अगर मैं इसको मान रही हूँ कि ये एक जाइगोटिक कंडीशन है, तो मुझे इसका भी गैमेट बनाना पड़ेगा। ये लो, इसका भी गैमेट बना दिया, ये लो, ये ओवा बना दिए। तो इसके अंदर कंडीशन कैसी दिखेगी तुम्हें? ऐसी दिखेगी। ऐसे बनते हैं गैमेट, कुछ नहीं, बस अलग कर दो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। गैमेट बनाने का सिंपल फंडा है, चीजों को अलग कर दो बस, ठीक है। ये पेयर की फॉर्म में है तो इनको एक एक इधर पहुंचा दो, इधर ये भी पेयर की फॉर्म में, इनको एक एक इधर पहुंचा दो, ठीक है। अब क्रॉस कैसे करना है वो मैं तुमको आगे सिखाऊंगी, बट अब इमेजिन करो कि इनकी क्रॉसिंग के बाद इनका जो बच्चा हुआ, कोई एक ऐसा बच्चा हुआ, ये बच्चा हुआ। देखो, एक कंडीशन में बच्चा ऐसा हुआ, एक कंडीशन में बच्चा ऐसा हुआ, दूसरी कंडीशन में बच्चा ऐसा हुआ, और तीसरी कंडीशन में बच्चा ऐसा हुआ। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। 3 कंडीशंस वाले बच्चे हुए। एक कंडीशन में बच्चा ऐसा हुआ, एक में ऐसा हुआ, एक में ऐसा हुआ। अब तुमको इतना पता है कि भाई ये मैंने कैपिटल बताया, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है। जैसे कि सपोज करो 2 लंबे लोग खड़े हो गए, 2 लंबे लोग नहीं, 2 मतलब ना मुष्टंडे लोग ने ना, हाँ, भारी भरकम खली टाइप लोग, 2 के बीच में लड़ाई हो रही है। तो तुम इमेजिन करो 2 बड़े भारी भरकम लोगों के बीच में लड़ाई होगी, तो भाई टक्कर का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं, दोनों बराबर के हैं, दोनों ही डोमिनेंट है। मैंने तो बताया था कैपिटल डोमिनेंट होता है। तो भाई दोनों ही अपना कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों के पास एक ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा होगा वो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ है वो डोमिनेंट होगा, ये प्रॉपर डोमिनेंट है। और कौन सी कंडीशन वाला डोमिनेंट है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। फिर ये इधर आओ, ये दोनों छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, ये दोनों भी सेम है, तो ये भी दोनों सेम के लिए कोड करेंगे। तो अगेन क्योंकि छोटा है तो आप इसको रेसेसिव मानोगे, और ये क्या होंगे अगेन होमो वाली कंडीशन में, दिस विल बी होमो रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है जो छोटा होता है, ठीक है। फिर आओ उस कंडीशन में, एक तरफ खड़ा है बहुत ही बड़ा सारा आदमी एकदम, है ना, और एक तरफ वो छोटा सा बेचारा सा, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ कि जो ग्रीन वाला है वो बहुत ही मतलब ना भारी भरकम खली टाइप आदमी है, और वो जो छोटा भी है वो रेड कलर वाला बेचारा छोटा सा बच्चा सही है, वो क्या लड़ेगा उसके सामने, कोई लड़ने की उसकी तो हिम्मत ही नहीं है। तो भाई ये इस पे हावी हो जाएगा, ये कहेगा मैं ही अपना कैरेक्टर रखूंगा, ये ब्लैक है, जो ग्रीन वाला है वो ब्लैक वाला है, जो रेड वाला है वो ब्राउन वाला है। ब्लैक वाला बहुत ही खतरनाक है, दमदार है, तो भाई वो तो लड़ाई करके इसको पीट देगा ना, तो कहेगा मैं तो ब्लैक कलर ही आने दूंगा। फिर ये रेड वाला तो बेचारा छोटा सा है, वो क्या कुछ बोलेगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सो इन दोनों के अगर बीच में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये तो लड़ लुड़ा के अपना ही कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश करेगा। तो एज अ रिजल्टेंट जो बच्चा बनेगा उसके अंदर कैरेक्टर किसका आएगा? इसका कैरेक्टर आएगा। तो जब हम किसी बच्चे में हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब किसी बच्चे में आप हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं तो जो डोमिनेंट होता है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, और जो रेसेसिव होता है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव का यही कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल वाला डोमिनेंट रहता है, जो स्मॉल वाला है वो रेसेसिव होता है। और इनका दिक्कत कब आता है? जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। होमो में तो दोनों को कोई दिक्कत ही नहीं, अपना अपना रिप्रेजेंट करे। हेट्रो कंडीशन में दिक्कत आती है, एक ऐसा बड़ा सारा आदमी होता है और एक जो दूसरा वाला है वो बेचारा छोटा सा मासूम सा होता है। सो इसके ऊपर ये हावी पड़ जाता है और ये अपना कैरेक्टर रखता है। ब्लैक वाला बोलता है मैं मेरा ही कैरेक्टर रखूंगा, ब्राउन वाला बेचारा छोटा सा कुछ कर ही नहीं पाता। सो एज अ रिजल्टेंट जो बच्चा दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ब्लैक हेयर कलर वाला दिखेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट हो रहा है, उसको बेचारे दूसरे वाले को रखने ही नहीं दे रहा, तो हमने यही बोला, मतलब मेंडल ने यही बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो खुद को रख दे वो डोमिनेंट होगा, जो खुद को ना रख पाए बेचारा छोटा सा लड़ाई में हार ही गया वो रेसेसिव होगा। सो आई होप डोमिनेंट एंड रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपन को। अब आते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पे। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का क्या कॉन्सेप्ट है? फिनो मैंने बोला जो फिजिकली दिखे, और जीनो मैंने बोला जो जीन वाइज दिखे। अब देखो, ये फिजिकली मैंने तुम्हें बताया था ब्लैक हेयर कलर है। तुमको पता है मैंने टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक लेके क्यों नहीं चला? क्योंकि मुझे पता है टॉल वाला तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसीलिए इस पूरे एंटायर एग्जाम्पल पे मैंने कलर चेंज रखा है। मतलब टॉल की जगह मैंने हेयर कलर को डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा वेरिएशन मिले पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे है ना, होमोजाइगस कंडीशन में। ये दोनों कौन सी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में।
ठीक है, और दोनों के दोनों ब्लैक हेयर कलर के लिए ही काम कर रहे हैं, तो दोनों क्या दिखाएंगे, होमोजाइगस ब्लैक। अब देखो ये दिखने में भी ब्लैक हेयर कलर दिखाएगा और जीन वाइज भी ब्लैक हेयर कलर है, तो इसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है, फिनोटाइप का मतलब जो दिख रहा है। तो अगर मेरे बाल दिख रहे हो तो तुम्हें काले दिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर फिनोटाइप दिखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक हेयर कलर इज द फिनोटाइप। अब आओ जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जीन लेवल पे जाना, तो अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं तो वहां पे भी ब्लैक ही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लैक के बारे में बात चल रही है, दिख भी ब्लैक रहा है और जीन वाइज भी ब्लैक है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये जीन वाइज भी क्या है, ब्लैक है। सेम विद दिस, ये दिख भी आपको ब्राउन रहा है और अगर आप जीन लेवल पे जाओ तो भी ये ब्राउन ही है, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर चल रहा है। हेट्रो में आता है फिनो एंड जीनो का डिफरेंस। देखो ये जब आपको देखोगे, आप सिर्फ देखोगे तो देखने में आपको ये कैसा दिखेगा, कैसी वाली कंडीशन में दिखेगा, ये आपको होमोजाइगस कंडीशन, सॉरी होमो नहीं, आई एम सो सॉरी जस्ट अ मिनट, दिखने में आपको ये ब्लैक हेयर कलर वाला ही दिखेगा, ठीक है, तो इसका फिनोटाइप तो तुम कहोगे यार दिखने में तो ये ब्लैक ही दिख रहा है, बट तुम जीन लेवल पे जब जाओगे तो तुम्हें जीन लेवल पे सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, ये अलग है ये अलग है, तो आपको इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिनो और जीनो सेम नहीं है, जो दिख रहा है वो है नहीं। इसका एग्जाम्पल एक और दूंगी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मेंडल ने पूरा कॉन्सेप्ट हाइट से समझाया है। अब हम फाइनली सम अप करेंगे अपनी सारी डेफिनेशंस को मेंडल से, ताकि हमें और अच्छे समझ आ जाए। ये रहा हाइट, हाइट का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हाइट के एग्जाम्पल में मैं एक बार सारी डेफिनेशंस रिवाइज कर रही हूँ। एक थी अपनी जीन, जीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक थी हमारी अलील, अलील में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आता है होमोजाइगस, ठीक है, और एक था हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना था, बस एक बार आप लेटर्स ले लो। तो लेटर में देखो हाइट में क्या हो सकता है, या तो लंबा ही हो सकता है या कोई शॉर्ट ही हो सकता है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। टॉल के लिए उन्होंने बोला यार कैपिटल टी ले लो और शॉर्ट वाले के लिए छोटा टी ले लो, ये मैंने तुमको सिखा दिया। अब तुम्हें पता है कि एक अकेला तो आ नहीं सकता, अलील फॉर्म में करेंगे, तो मैं बोल रही हूँ ये होमोजाइगस है, तो ये रहा इसका अलील, बन गए होमोजाइगस कंडीशन। अब आओ तुम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अब आओ होमोजाइगस पे, तो ये कंडीशंस क्या होंगी, होमोजाइगस कंडीशन, दोनों, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन। इन्हीं का मिक्सचर कंडीशन क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये लो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डोमिनेंट रेसेसिव, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डोमिनेंट, एंड एक पढ़ा था रेसेसिव। डोमिनेंट रेसेसिव के अंदर हमने बोला था कि जो भाई खुद को दिखा पा रहा है, जो कि मतलब समझ रहे हो मुस्टंडा है, जो कि पहलवान है, वो डोमिनेंट होगा। तो भाई एक लंबा आदमी और एक छोटा आदमी खड़ा हो जाए तो लंबा वाला तो खुद को पता नहीं क्या ही समझेगा, यानी मैं तो 30 मार खाऊं, मैं तो लंबा हूं, है ना, तो ये खुद को डोमिनेंट समझेगा। तो यहाँ पर हमारे इस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, टॉल है, और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ड्रॉफ या शॉर्ट बोल लो, ठीक है। अब आता है कि तुम डोमिनेंट एंड रेसेसिव किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन में आप बताओगे। देखो इस कंडीशन में क्योंकि दोनों आ गए, एक तरफ लंबा वाला और एक तरफ छोटा वाला, तो जो छोटा वाला हो तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा, है ना, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे, लंबे वाले के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। तो इस कंडीशन में ये वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है। और ये बेचारा जो इससे डर गया, तो जो डर गया वो मर गया, ये रेसेसिव हो गया, ये खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, इसके बाद जो हमने पढ़ा था फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो बस आ जाओ, ये फिनोटाइप हो गया। फिर ये तो तुमको याद ही है, पेरेंट F1 F2 तो याद ही है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, फिजिकल कैसा दिख रहा है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये दिख भी टॉल रहा है, ये है भी टॉल, है ना। फिर आता है ये दिख भी छोटा रहा है और है भी छोटा, ठीक। अब आओ इस पे, ये भाई थोड़ा सा चक्कर वाला है, ये तुम्हें दिख लंबा रहा है ना, बट ये प्योर नहीं है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तुमने नोटिस किया इसका सबसे फनी एग्जाम्पल, हालांकि ये एग्जाम्पल में मेंडल की मॉडर्न जेनेटिक्स, मतलब मेंडल का जो जेनेटिक्स है मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समझा रही हूँ, मॉडर्न को डिस्कस ही नहीं कर रहे हम। तुमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं कि दो लंबे लंबे पेरेंट्स होते हैं, है ना, और उनका बच्चा छोटा निकल जाता है,
ऐसा देखते हैं अपन कई बार, दो लंबे लंबे पेरेंट्स होते हैं और उनका बच्चा छोटा निकल जाता है। मैं इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो भाई वो ऐसा क्यों हुआ होगा, तुम सोचो। जो दो लंबे पेरेंट है उनका छोटा बच्चा कैसा निकला होगा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिख तो लंबे रहे हैं, वो है इस कंडीशन में। समझ आई बात? ये बात समझ आ गई तुम्हें? जो दिखता है वो ही बिकता है। तुमको दिखने में वो लंबा दिख रहा है ना, बट असली में वो कैरेक्टरिस्टिक दोनों के लेके घूम रहा है। तो भाई ऐसा हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है कि उसके आगे वाले बच्चे छोटे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास छोटा वाला जीन भी है। समझ आई? इसलिए ऐसा भी देखने को मिलता है। क्लियर है? विद दिस जो बेसिक जितनी टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली, और ये बेसिक टर्म्स थी, ये अब हमें समझ आ चुका है। अब हमें देखना है मेंडल के लॉज के बारे में। मेंडल के जब अपन लॉ पढ़ेंगे, मेंडल के जो लॉ बताने हैं, बेसिकली मेंडल के लॉ 3 लॉ है। मेंडल ने 3 लॉ दिए, ठीक है। लॉ 1, लॉ 2 एंड लॉ 3, 3 लॉज के बारे में मेंडल ने बात की। जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज हैं, ठीक है। इनको बहुत ही धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस मैंने ये इसलिए लिखा है कि मैं तुमको बता दूं कि इनमें से कौन सा लॉ मोनोहाइब्रिड की कैटेगरी में आता है, कौन सा डाइहाइब्रिड की कैटेगरी में आता है। तो मेंडल ने 2 चीजें बोली थी कि भाई एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड कौन था? जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाते वक्त मेंडल ने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, दैट वाज हाइट। क्योंकि एक कैरेक्टर लिया तो ये कैसा टाइप का क्रॉस होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस विल बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेग्रीगेशन के टाइम पे भी मेंडल ने एक ही कैरेक्टर लिया था, वो हाइट। तो ये भी कैसा क्रॉस हो जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम पे कितना हो गया था? 2 हो गए थे। 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ा था उन्होंने, तो ये क्रॉस क्या हो गया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी तक ये सब देख लिया। अब ध्यान से सुनेंगे नेक्स्ट बात। नासी, नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान से सुननी है वो ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे लॉस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहली बात जो ध्यान से सुनने वाली है वो ये है कि जो डेफिनेशंस मैंने तुमको आज बताई आज के लेक्चर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ही समझ नहीं आएगी ना तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। एंड ये डेफिनेशंस इनफैक्ट आने वाले टाइम के आगे तक भी तुम्हें बहुत काम आने वाली है इस पूरे चैप्टर में। सो तुमको डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर एक भी डेफिनेशन अच्छे से नहीं समझ आई है तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन लॉस को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो आप जब तक के लिए डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ के आएंगे एंड डेफिनेटली इसके आगे वाली क्लास में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय एवरीवन। निखिल सर मन करते